हाँ जी, की हाल है जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना रमन स्कोप अकैडमी गुरदासपुर तो और ਅਸੀਂ एक बार फिर तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करन जा रहे हैं। ਹੁਣ क्लास उस दौर ਤੇ पहुंच चुकियां ने जिस दौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ कि स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी स्टार्टअप वीडियोस देखो। स्टार्टअप दे विच जो मैं थॉरली स्टार्ट किया लैक्चर्स नूं, जदों तुसी 2-3 लैक्चर रैगूलरली सुनोगे मैं तुहानूं डेफिनेटली इस चीज़ नूं बोलदा कि तुहानूं एक कॉन्सैप्ट क्लीयर कराया जाएगा। मैं कोई टॉपिक नहीं छड्डांगा, सिर्फ जरूरत है तुहाडे साथ दी। मोटिवेशन किसी टीचर ਲਈ भी उन्ना ही काम करती है जिन्ना एक स्टूडेंट ਲਈ करती है। मैं तो कहना हर एक पद्धर के उत्ते मोटिवेशन की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट की ही गल है। समाज दे विच किसी भी प्रकार का कोई भी काम मोटिवेशन के आधारित ही होंदा। समाज किसी चीज़ नूं जिन्ना ज़्यादा पसंद करता वो चीज़ उन्नी ही समाज दे विच दिखाई देती है। सो अज मैं ज़्यादा टाइम ना लेंदे होए तुहानूं सिर्फ यही चीज़ कहांगा, अगर काम करना या पढ़ाई करते पे हो तो पढ़ाई करनी है तो इस प्रकार की करो कि तुहाडे लॉजिक्स, तुहाडे फंडामेंटल, तुहाडे स्टडी नूं लैके किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वो रह ना जाए। प्रॉब्लम दे क्रिएट होने का सब तो वड्डा कारण हुंदा बिना आधार तो किसी टॉपिक किसी लैक्चर नूं सुनना या सुनाना। मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल्स की ही गल करदा। मैं हर चीज़ नूं कोशिश करदा एग्जाम्पल के रूप दे विच तुहाडे सामने बनावां तां जो कि एग्जाम्पल्स के बेस के उत्ते तुहानूं चीज़ समझ आ सके। एग्जाम्पल्स इस करके भी जरूरी होंदियां ने, एग्जाम्पल्स के नाल साडी एक पिक्चर बनती है। जो आप पढ़ते पे हैं वो एक पिक्चर दिमाग च बनती है और वो पिक्चर जिन्नी ज़्यादा क्लीयर बनेगी तुसी अपने टॉपिक दे विच उन्ना ही ज़्यादा वधिया होवोगे। पिक्चर बनाने का काम दो चीज़ों पर डिपेंड करता, टीचर दे बोल ते स्टूडेंट दे सुनन ते। अगर टीचर वधिया बोल बोलेगा तो स्टूडेंट उन्होंने क्लीयरली सुन सकेगा और स्टूडेंट भी अगर उसनू बिल्कुल क्लीयरली सुनने की कोशिश करेगा तो पिक्चर बहुत वधिया बनेगी। दुनिया की कोई इहो जी स्टडी नहीं है जिन्हों करन पिछे यह वाला मैथड यूज़ ना होंदा होए। टीचर स्टूडेंट की यह जिहड़ी जुगलबंदी है, यह जिहड़ा टाई अप है, यह जिहड़ा सर्कुलेशन बनता यह तां ही बहुत गांह तक जा सकदा अगर स्टूडेंट का साथ मिल सके। तो एजुकेशन किसी भी जगह तो मिले लै लैनी चाहिए है, चाहे वो किताब होए चाहे वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल है। ज्ञान की कोई उम्र या कोई कक्षा नहीं होंदी। असी उन्होंने वंड दिता, असी उन्होंने क्लासां च किताबां च सर्कल वंड दिता, पर कभी तुसी नोट करियो, मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल फिर दे के समझाने की कोशिश करदा। तुसी एक बहुत कंपलीकेटेड डिटैक्टिव वाली मूवी देखते पे हो जो कि जिन्हों आप जसूसी मूवी बोलते हैं ना, बड़ा ज़्यादा लॉजिकल मूवी है। तुहाडे दिमाग दे विच चलन वालियां क्रियावां, दिमाग 'च चलन वाली स्पीड उस लैवल के उत्ते हो जाएगी। तुसी किसी भी चीज़ नूं बड़ी तेज़ी नाल समझोगे, किसी भी करैक्टर नूं बहुत तेज़ी नाल पालोगे, समझोगे उहदा की रोल है, वो चंगा वा वो माड़ा वा, उन्होंने एक नंबर दोगे। जे चंगा वा तो 10 नंबर दे दोगे, माड़ा वा तो 2 नंबर दे दोगे, 1 नंबर दे दोगे। वो करैक्टर के आधार के उत्ते अपने दिमाग दे विच उहनूं बैठा लोगे। उस तरह ही साडे कोल साडी लाइफ दे विच हर एक स्टडी नूं लैके भी एक नंबर सिस्टम है। अगर तुसी यह चाहते हो कि तुहाडा यह सर्कल बहुत वधिया जाए तो पहली चीज़ है ध्यान नाल चीज़ नूं समझण की कोशिश करो।
कोशिश करो कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने डिस्कस करो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता ਤੁਹਾਡਾ। सो सिर्फ हर वारी वैसे मैं गल मोटिवेशन तो ही शुरू करदा, मैनू चाहिए मोटिवेशन के लैक्चर थोड़े अलग करदा, ट्राई भी करांगा मैं। अगर मैं किते सोहना बोल पाया सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ करके, क्योंकि अगर इस जगह के उत्ते मैं पढ़ाई करदा तो ਉਹਦਾ कारण भी तुसी हो, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मैं नहीं हाँ। ਤੁਸੀਂ कभी भी जिस तरह के भी ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ कारण ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਸਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ और मेरे द्वारा बोलिया गया एक एक बोल ਤੁਹਾਡੇ मन तक पहुँचे तो मैं पूरी ट्राई करांगा। मैं गल बोली कि दुनिया की कोई स्टडी इस तरह की नहीं है जिहड़ी कि कीती नहीं जा सकती, बशर्ते दो जनियां का मेल होना चाहिए, दो लोगों का, एक स्टूडेंट और एक टीचर। टीचर अपने सब्जैक्ट नूं बड़ी ही ईमानदारी नाल पढ़ाए और स्टूडेंट उन्होंने बहुत ही ईमानदारी नाल समझे। अगर अज पेपर नहीं हो रहे, एग्जाम नहीं हो रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि इस लैक्चर का कोई मुल नहीं है। पढ़न के अलग अलग तरीके होंगे। मैं जिदा हुणे उन्हें तुहानूं दस्सिया कि असी एक किरदार नूं अपने दिमाग दे विच बना लैंदे हां, उस तरह ही असी एक सबजैक्ट नूं एक नंबर दे दिंदे हां। वो नंबर वधिया तां ही हो सकदा अगर तुहाडी उस सबजैक्ट नूं समझण दी पूरी पुष्टि होए। अगर तुसीं अपने दिमाग दे विच वो जिहड़ा सीरीयल की गल कीती सी, वो सीरीयल का टफ पार्ट समझण दे कामयाब हुंदे हो तो तुसीं उस टाइम ते जदों एक बच्चेआं दा कार्टून देखते हो उस वेले भी तो तुसीं बच्चे हो ही जांदे हो। इस करके पढ़ाई औखी और सौखी ਇਹਦਾ कोई मतलब नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ दिमाग के लैवल का मतलब है तुसीं उस नूं सिरजदे हो कि नहीं। अगर टॉपिक मज़ेदार लगते हैं, सौखे लगते हैं तो तुसीं उहनूं आराम नाल पिक करी जांदे हो और पढ़ाई चलती जाती है। जदों टॉपिक टफ आने शुरू हो जाते हैं इंटरस्ट गवाचना शुरू हो जाता। असीं उस इंटरस्ट नूं गवान नहीं देना। मैं इस बुनती नूं बनाउण दी कोशिश करांगा, इस माला नूं पिरोण दी कोशिश करांगा और कोशिश करांगा कि एक नियमबद्ध सीक्वेंस तरीके नाल तुहानूं क्लास दे सकां। चलो अज इसे क्लास नूं शुरू करते हैं। तुहानूं याद आ असीं की पढ़दे पे सी, साडे कोल अज है क्लास 11th और कमिस्ट्री साडी चलदी पई सी और कमिस्ट्री का यूनिट सी दूसरा जिहदा नाम सी एटॉमिक स्ट्रक्चर या कह लो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा मेरी राइटिंग बहुत वधिया नहीं है, बट मेरा मन पढ़ाने के प्रति पूरा क्रियोसिटी नाल भरिया पिया। मैं अपना 100% देने की कोशिश करदा तुहानूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लास्ट टाइम असी बोहर मॉडल की गल कीती सी, किस प्रकार नाल रदरफोर्ड ने जिहड़ा मॉडल दिता वो फेल होया। उहदे विच इलैक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी की गल की गई कि इलैक्ट्रॉन तो जी स्टेबल ही नहीं है, इलैक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर जगह के उत्ते फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि उहदे ते कॉन्सैप्ट लगा सी शायद मैक्सवैल थ्योरी का। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा प्लीज़ पिछला वीडियो जरूर देखियो। सो नील बोहर ने सक्सैसफुल थ्योरी दी जो कि पिछली बार असी पढ़ी। और नील बोहर की सक्सैसफुल थ्योरी दे विच दो चीज़ां जो कि रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक सी उही इहदे सक्सैस बने। नील बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम नू क्लीयर कर दिता। उन्होंने कह दिता कि इलैक्ट्रॉन जो ने एक पर्टिकुलर एनर्जी शैल विच रिवॉल्व करते हैं और इन्ह रिवॉल्विंग के दौरान ना तो एनर्जी लूज करते हैं ना ही गेन करते हैं और एक कॉन्सटेंट तरीके दे नाल किसी न्यूक्लियस के आले दुआले घूमते रहते हैं। सो एटम हो गया स्टेबल। आप बहुत वधिया इस मॉडल नूं पढ़िया सी। और दूसरी चीज़ सी एटॉमिक स्पैक्ट्रा। एटॉमिक स्पैक्ट्रा एक्सप्लेन किया इन्होंने हाइड्रोजन एटम के वास्ते, जो इन्हों की कामयाबी और ड्रॉबैक दोने बनया। हाइड्रोजन एटम की कामयाबी क्यों बनया? क्योंकि पहली बार एटॉमिक स्पैक्ट्रा समझाया गया नील बोहर द्वारा। एटॉमिक स्पैक्ट्रा की है, क्यों है, अज का साडा टॉपिक भी यही है। पहला भी एटॉमिक स्पैक्ट्रा की हुंदा, एटॉमिक स्पैक्ट्रम है की आ। तो दूसरी चीज़
कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक स्पैक्ट्रा एक्सप्लेन किया और यही इन्हां दी ड्राबैक बनया कि सिर्फ हाइड्रोजन का ही किया। होर एलीमेंट्स जिन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन्स की गिनती एक तो ज़्यादा सी, जिन्हों आप बोलते हैं मल्टी इलैक्ट्रॉन्स एटम, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया गया नील बोहर द्वारा। सो नील बोहर दी दो क्वालिटीज़, दो फीचर्स थे उन्होंने मॉडल के, पहला कि एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लोर कर दी और दूसरा एटॉमिक स्पैक्ट्रा बारे उन्होंने दसिया। हुण एटॉमिक स्पैक्ट्रा की है, अज असी इत्थों शुरुआत करन जा रहे हैं। तुहानूं लाइट स्पैक्ट्रम का याद होएगा, तुसी 10th विच पढ़िया सी, जदों वाइट लाइट प्रिज्म दे विचों पास करती है, जदों कोई वाइट लाइट प्रिज्म च पास करती है तो प्रिज्म च पास करन तो बाद वो 7 कलर दे विच वंड जाती है। आई थिंक इस तरह का भी क्यों करके ना, यह नाम होंदा वायलेट, इंडिगो, ब्लू तो लैके रैड तक दे 7 कलर होंगे बेटा, देयर आर 7 कलर्स। यह तो होया वाइट लाइट और यह गल आ गई ऑप्टिक्स की। इस तरह ही नील बोहर ने की किया, नील बोहर ने एक ट्यूब ली, उस ट्यूब दे विच कोई गैस लै ली और उस गैस नूं कीता हीट। जदों गैस नूं हीट किया गया तो गैस विचों कुछ रेडिएशनस निकलियां। whenever we heat up the gas emit some type of radiations, and these radiations when fall on the screen, इनू स्पैक्ट्रोस्कोप कहा गया। वो स्क्रीन जिस स्क्रीन के उपर स्पैक्ट्रम लाइन्स या स्पैक्ट्रम का पैटर्न, ए लाइन्स का पूरा पैटर्न ड्रॉ होए, उस स्क्रीन को स्पैक्ट्रोस्कोप कहने। तो उन्हें यह देखा कि कुछ डेफिनेट लाइन्स, कुछ डेफिनेट कलर्स दी लाइन्स, रेगुलर नहीं, किते बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर कलर दी लाइन्स ने, किते बिल्कुल लाइन्स नहीं है, किते दूसरा कलर शुरू हो गया। एक डिस्क्रीट पैटर्न, याद रखियो, डिस्क्रीट पैटर्न या डिस्क्रीट लाइन्स या डिस्क्रीट स्पैक्ट्रम कह लो, वो इन्हां दे उत्ते ड्रॉ होने लग पिया। यह जिहड़ियां डिस्क्रीट लाइन्स इन्हां दे उत्ते ड्रॉ होईयां ना, इन्हां डिस्क्रीट लाइन्स नूं बाद विच असीं लाइन स्पैक्ट्रम का नाम दे दिता। बेटा जी कोशिश करना कि यह क्लास आराम नाल बैठ के लगे। 1 मिनट तुसीं देखो, मैं पानी पी ला थोड़ा जिहा। सो डिस्क्रीट और लाइन स्पैक्ट्रम, डिस्क्रीट और लाइन स्पैक्ट्रम जो है वो इदां दी लाइन सी जो कि स्पैक्ट्रोस्कोप्स से बनियां। इन्हां गैस विचों रेडिएशनस निकलियां और रेडिएशनस हो सकता है एक पर्टिकुलर कलर दियां होण, जिद्दां मान लो सारा दा सारा रेड कलर आ गया, इत्थे ब्लू कलर आ गया। और क्योंकि यह वैल डिफाइंड एक दूजे तो अलग अलग सी, इस करके इन्हां नूं डिस्क्रीट स्पैक्ट्रम या लाइन स्पैक्ट्रम का नाम दे दिता। हुण नील बोहर ने इस स्पैक्ट्रम नूं किस तरह एक्सप्लेन किया, उन्हें किद्दां दस्सिया कि यह स्पैक्ट्रम किस तरह बनता। देखो तुसी लास्ट लैक्चर दे विच नील बोहर दे लई बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़िया। बोहर एटॉमिक मॉडल किस तरह है, लेट न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द नंबर ऑफ फिक्स्ड इलैक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फिक्स्ड इलैक्ट्रॉन इन द फिक्स्ड एनर्जी शेल, जिन्होंने आप नाम दिता सी KLMN, KLMN। और हरेक एनर्जी लैवल की अपनी फिक्स्ड एनर्जी, जिस तरह की जो सब तो क्लोज्ड वाला एनर्जी लैवल है उसकी एनर्जी लैवल होंगे -13.6 EV, ठीक है। जोड़ा उस तो बाद वाला एनर्जी लैवल है वह एनर्जी लैवल सी 3.4 EV, जोड़ा वो तो बाद का एनर्जी लैवल सी वो -1.51 EV। इस तरह ही एनर्जी जिदा जिदा न्यूक्लियस तो दूर जा रहे हैं, एनर्जी जो है बढ़ती पई है।
ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਟੋਮਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੋਡਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੀਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ 13.6 eV, એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ -3.4 eV, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ -1.51 eV। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਈ? ਹੀਟ ਤੋਂ, ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ। ਬੇਟਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੋਐਸਟ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਟ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ mgh। ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਹਾਈਟ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ। ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੋਐਸਟ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ K ਸ਼ੈਲ ਹੈ K 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, L ਹੈ L 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। और एनर्जी जेडी लूज करेगा वो लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस और लाइट कह लो या कह सकते हैं आप इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि एनर्जी जो इलैक्ट्रॉन चार्ज है ना, तो चार्ज जो ट्रैवल करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। यानी कि ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਨੋ, ਫਿਕਸ ਲਾਈਨਸ ਫਿਕਸ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਅਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। दो तरह के स्पैक्ट्रम तुसी पढ़ोगे, एक है अमिशन एक है अब्जॉर्प्शन। अमिशन स्पैक्ट्रम का मतलब है किसी भी एटॉमिक मटीरियल दे विचों स्पैक्ट्रम डायरैक्ट प्रोड्यूस्ड होया और उन्होंने स्पैक्ट्रोस्कोप के उत्ते एनालाइज कर लिया गया। क्योंकि यह एनर्जी लैवल फिक्स ने, इस करके इलैक्ट्रॉन हमेशा 1 तो 2 2 तो 3 जाएगा और एक फिक्स पैटर्न दी लाइन्स ड्रॉ करेगा और इन बिटवीन कुछ जगह के उत्ते लाइन्स ड्रॉ नहीं होणगियां, जिहदे करके यह स्पैक्ट्रम एक तरह का डिस्क्रीट स्पैक्ट्रम कहलांदा। डिस्क्रीट तां ही बनिया, मिसिंग तां ही होया। उहदे उल्ट अगर मान लो
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ कि इलेक्ट्रॉन whenever electron gain the energy or lose the energy it only jump from one level to another level और स्पेक्ट्रम बनता कदों है स्पेक्ट्रम उदों बनता वा जदों इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर लेवल च जो जा चुकिया वा वो एनर्जी नु लूज करदा होया अपने लोअर एनर्जी लेवल दे विच वापस आएगा फिर वो प्रोड्यूस करेगा emission spectrum in the discrete lines और dark lines इत्थों तक समझ आ गया बेटा इन्हों तुसी नोट कर लो सो क्लियर हो गया इत्थों तक बिल्कुल बोहर एटॉमिक मॉडल ने यह चीज एक्सप्लोर कर दी कि स्पैक्ट्रा क्यों बनया डिस्क्रीट स्पैक्ट्रा पीछे कारण की मैं तुम थोड़ा जा होर एक्सप्लोर कर देना बेटा होर भी समझ आएगा बिल्कुल ध्यान बना के रखियो बोहर ने जी क्लियर की थी कि जदों भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एटम दे विच कोई एनर्जी गेन करेगा ते वो एटम दे विच एनर्जी गेन करके की करेगा हायर एनर्जी लेवल च जाएगा ठीक है की करेगा हायर एनर्जी लेवल च जाएगा और कुदरत का नियम है कि स्टेबिलिटी पाने वास्ते कोई भी चीज अपने आप को चेंज करेगी इट मींस कि अगर मान लो एटम है ए लेवल ने ठीक और इलेक्ट्रॉन अपने एक लेवल तो फिक्स्ड हायर एनर्जी लेवल जा रहा है जिदा कि मैं तुहानू इहदियां वैल्यूज दसियां इहदी वैल्यूज -13.6 यह हैगा -3.4 यह 1.51 EV और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ਇਹਦਾ ਦੀ वैल्यू आ जाती है 0.85 EV इसी तरह होर भी वैल्यूज ने ठीक है इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता जाएगा और एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा और जदों यह इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर स्टेट ते पहुंचने तो बाद अनस्टेबिलिटी शो करेगा क्योंकि अपने एनर्जी लैवल अपने घर विच ते असीं बिल्कुल ठीक होंदे हां किसी के घर दे विच आके सानूं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुंदा उसी तरह इलेक्ट्रॉन जिहड़ा वा जदों उहनूं एनर्जी दे दांगे वो हायर एनर्जी लैवल च चला जाएगा और उत्थे वो अनकंफर्टेबल फील करेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी नु रिलीज करता होया इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कह लो या इन द फॉर्म ऑफ एक होर थ्योरी सी क्वांटम थ्योरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उन्हें एक शब्द दिता सी फोटोन ए मैं अगे तुहानू अलग तो भी एक्सप्लोर करांगा क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग जिहा पैटर्न है कुछ चीज़ां होंदियां ना जिहड़ियां तुहानू बड़ियां वधिया लगदियां भी तुसीं वधिया समझा सकदे हो उन्हां विच मैनूं फोटोन दी थ्योरी भी बहुत वधिया लगदी आ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का नाम दिता गया यह थ्योरी बोलती है कि एनर्जी या रेडिएशन कभी भी कंटीन्यूस फॉर्म च नहीं किसी बॉडी चो निकलदियां यह हमेशा एक डिस्क्रीट पैटर्न दे नाल निकलदियां ने और छोटे 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 पैकेट्स दे फॉर्म दे विच एनर्जी निकलदी आ और उस पैकेट नूं कहा जांदा वा फोटोन यही जगह दे उत्ते बोहर ने भी यही गल नूं लै लिया उन्हें यह गल कही कि फोटोन के रूप दे विच जिहड़ा इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी नूं लूज करेगा रिलीज करेगा और जो भी एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन निकलेगी और फोटोन की जिहड़ी एनर्जी है फोटोन की जिहड़ी एनर्जी है वो एनर्जी काहदे बराबर होएगी वो एनर्जी बराबर होएगी जिहड़े शैल तो जिहड़े शैल दे विच इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा जो शैल दे विच डिफरेंस है फॉर एग्जांपल अपर शैल है -1.51 और लोअर शैल है तुहाडे कोल 3.4 ठीक इन्हां दा तुसी माइनस करके वैल्यूज देखो जो डिफरेंस आ जाएगा जो डिफरेंस आएगा एनर्जी का उन्नी एनर्जी लूज करेगा साडा इलेक्ट्रॉन और वो एनर्जी उस फोटोन की एनर्जी के बराबर होएगी वो एनर्जी के बराबर होएगी जो कि लाइट पार्टिकल छड्डन गया फोटोन की है एक लाइट पार्टिकल दस्या गया ठीक है जी
सानू इलैक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटम थ्योरी ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ hc upon lambda। એનર્ਜੀ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ hc upon lambda। ਇਟ ਮੀਨ hc upon lambda ਜੋ ਕਿ ਫੋਟੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਈ, ਉਹ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ એનર્ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸ਼ੈਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾਸਟ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਈ, એનર્ਜੀ ਹੋਈ ਫਿਕਸਡ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਫਿਕਸਡ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਫਿਕਸਡ એનર્ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਕਸਡ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੈਮਡਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੈਮਡਾ? ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਦਾ wavelength of photon। it means कि लैम्डा भी ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸਡ ਆਏਗਾ। लैम्डा ਫਿਕਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? लैम्डा ਫਿਕਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਫਿਕਸਡ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਕਲਰ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਅਗਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, 1.5 ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 1.3 ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 1.2 ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਸ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਡਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲੈਮਡਾ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਸਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ -13.6 Ze square upon z square upon n square ev मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसे करके फॉर हाइड्रोजन Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਨੰਬਰ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 13.6। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰੇਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਰਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਨ ਆਰਬਿਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਬਿਟਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬੋਹਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬੋਹਰ ਦੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਸਡ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ એનર્ਜੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ એનર્ਜੀ ਹੀ ਗੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਕਸਡ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਝ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ठीक है जी। सो इस पैटर्न ने यानी कि बोहर मॉडल ने सानू बहुत वधिया एमिशन स्पैक्ट्रा दी यह कहानी दसी कि जो लैम्डा वो कादे बराबर है, एनर्जी ऑफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यही बनया जी। अगर आप एनर्जी की गल करिए अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो हुणे मैं तुहानू हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे विच इलैक्ट्रॉन की एनर्जी की गल दसी कि कितनी वैल्यू होती है। अगर मैं इत्थे फिल कर दियां यह तुहाडे को आ जाएगा HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, नंबर 2 की एनर्जी कढ़न दिया ना,
ਨੰਬਰ 2 ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਸ 13.6 z ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ n1 ਸਕੇਅਰ। n1 ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ? 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕਰਨਾ ਨਾ, ठीक है जी। ते माइनस माइनस प्लस हो गए, सो n1 वाली वैल्यू बाहर आ गई। अगर मैं z स्केयर ते भी वैल्यू बाहर कटदा तो साडे कोल की बचदा वा, ए बचदा वा 1 अपॉन n1 स्केयर माइनस 1 अपॉन n2 स्केयर, ओके, एंड देन hc अपॉन लैम्डा। अगर मैं लैम्डा इत्थे रहंदा ते hc उधर ले जा ते तुहाडे कोल की आ जांदा माइनस 13.6 z स्केयर अपॉन hc 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। क्लियर? क्लियर? n1 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ n2 ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੈਲ, ਚੌਥਾ ਸ਼ੈਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ, 13.6 ਕੀ ਹੈ? 13.6 ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ। h ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪਲੈਂਕਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकंड। और c की है? c है स्पीड ऑफ लाइट, 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड, है ना। अगर ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ -13.6 upon hc अपॉन hc ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਬਰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ, ਰਾਈਟਬਰਗਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਿਆ 1.09 into 10 raised to the power 7 मीटर इनवर्स। क्लियर? क्लियर होई गल? इट मींस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂ, इट मींस अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 1 upon lambda is equal to ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਜਾਏਗਾ r, ठीक है, r z स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਬਰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ फॉर फाइंडिंग द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन कह लो या रेडिएशन कह लो, ठीक है, वेवलेंथ पता करने वास्ते। सो इस तरह तुसी ए पता कर पाए कि किस वेवलेंथ दे नाल, एक तो क्लियर हो गया वेवलेंथ फिक्स्ड है, दूसरा वेवलेंथ किस चीज पे डिपेंड करे करती है, किस शैल तो किस शैल विच इलेक्ट्रॉन मूव करता पाया। एटॉमिक Z दी वैल्यू आपां जेड़ा भी एटॉमिक ऑर्बिटल होएगा, यानी कि जे गल हाइड्रोजन दी हो रही है, हीलियम दी हो रही है, अलग अलग ਤੇ लैम्डा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਪੈਟਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ, એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲ ਤੱਕ डायरेक्ट मूव करके मतलब डायरेक्ट मूव करके आएगा, एनर्जी नु लूज करेगा, और जो एनर्जी लूज करेगा वो इन दी फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशंस होएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होएगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ने वो एक फिक्स्ड वेवलेंथ दी होणगियां, जिहदे करके पैटर्न यानी कि लाइन स्पैक्ट्रा डिस्क्रीट होएगा, ठीक है। इनू कर लो पुत्र जी नोट, ए वा साडे कोल नेक्स्ट फार्मूला। मैं ज़्यादा अगे ना चलता होया अज का टॉपिक इत्थों तक ही रखांगा, आस करता तुहानू समझ आ गई होएगी। सो चैप्टर जो कि बेसिक बोन है केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो असी करते पे हाँ, और मैनू लगता कि तुसी बहुत ही वधिया तरीके नाल दे जिहड़े पहले लैक्चर्स ने उन्होंने कवर किया। किसी भी स्टूडेंट नू इहदी कोई प्रॉब्लम आई करती है तो डिस्कस करो,
ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਜੁੜਨਾ। ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਔਰ ਨਲਾਇਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਕ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਕ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਰਿਪੀਟਡ ਡਾਇਲੌਗਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।